नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां, सियासत की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। लोग इधर से उधर हो रहे हैं और एक तरह से अगर आप कहें तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करे। लोगों की जो पार्टी को लेके उनकी जो कमिटमेंट है उस पर लोगों को शक हो रहा है। लोग इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही निकलता है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं लोकसभा की और ऐसे में आ, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है इस लिहाज से कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार बीजेपी ने वहां पर 63 सीटें जीती थी और अभी उनका दावा है कि 80 से 80 जीतेंगे। उठापटक चल रही है वहां पर। लेकिन इस बीच एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जहां इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 17 सीटें कांग्रेस को एसपी ने दी हैं। दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये रहा है कि बीएसपी को लेके एक संशय सा बना हुआ था और इस संशय को बीएसपी ने दूर कर दिया। ये कहकर बीएसपी की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने ये इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल ये है कि वैसे तो उदाहरण ये होता, मुहावरा जो है कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाथी की, जो उनका चुनाव चिन्ह है। हालांकि हाथी कभी नहीं बैठता, लेकिन ये था कि भाई हाथी का रुख क्या होगा, तो उन्होंने मायावती ने क्लियर कर दिया कि हाथी का रुख अकेले चलने का ही होगा। लेकिन उनका ये जो फैसला है इसको लेके उन्हीं की पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ये बातें वहां के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनको रास नहीं आ रही कि हम अकेले कैसे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी जैसी इतनी सशक्त पार्टी के साथ, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। पूरा महकमा उनके साथ है, सरकारी तंत्र उनके साथ है। और यूपी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में हम अकेले लड़के हम कैसे जीतेंगे, क्या होगा। तो इसको लेके बड़ी ही चर्चा हो रही है कि क्या होने जा रहा है। और अगर आपको बता दूं मैं कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर मैं गाजीपुर से शुरुआत करूं तो वहां पर जो बीएसपी के सांसद हैं अफसाल अंसारी, उनको वो भी पार्टी छोड़ के अब उनको एसपी समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। बहुत ही कद्दावर नेता है और काफी बाहुबली भी माने जाते हैं वो। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अम्बेडकर नगर से जो बीएसपी के सांसद है रितेश पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ भी मायावती बहन को झटका लगा है। और अगर और हम आगे चलें तो अमरोहा से दानिश अली को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है और ये ऐसे कयास लगा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का या फिर एसपी का दामन वो थाम सकते हैं। खबरें यही आ रही हैं कि शायद दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से ही चुनाव लड़ाए। अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। इसी तरह से अगर हम जौनपुर से बात करें तो जौनपुर के जो बीएसपी एमपी है श्याम सिंह यादव के कांग्रेस में जाने की खबरें बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। और आपको बता दें कि 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल हुए थे। बहरहाल ये तो कुछ सांसदों के हम मैंने नाम आपको गिनाए जो सामने उभर के आ चुके हैं। और खबरें जो आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कम से कम बीएसपी के 10 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों के टच में हैं। मतलब साफ है कि मायावती की एकला चलो नीति के पक्ष में उनके सांसद नहीं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश यादव जी से, जो हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। उनसे हम इस बारे में जानेंगे कि ये मायावती की जो एकला चलो नीति है कितनी कारगर साबित होगी। तो हमारे साथ यूपी से, उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राजेश यादव जी जुड़ चुके हैं।
और इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि यूपी में आखिर बहुजन समाज पार्टी का एक लाख चलो जो नीति इन्होंने अपनाई है मायावती ने, वो क्या है। क्या ये हाराकिरी साबित होगी? उनके यहाँ बगावत हो रही है। सुनने में आ रहा है कि 10 सांसद ऑलरेडी अलग अलग पार्टियों के टच में हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में राजेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये मायावती जो एक बहुत बड़े एक कद्दावर नेता हैं, वहां पर खासकर दलित समाज का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो इंडिया अलायंस उन्होंने दरकिनार कर लिया है। और क्या, जैसे कि अभी हमने देखा कि बगावत के भी सुर सुनाई दे रहे हैं हमें। तो इनसे जो एकला चलो नीति है, आखिर उन्होंने ये ऐसी क्यों नीति अपनाई? इससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और फिरोज जी आपको भी नमस्कार। देखिए, चुनाव बहुत पास आ गया है और सभी पार्टियों ने लगभग अपनी रणनीति जाहिर कर दी है। समाजवादी पार्टी ने तो 31 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार भी घोषित कर रखे हैं और कांग्रेस से उसका अपना अलायंस हो गया है। आरएलडी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही जाकर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने भी जो बसपा सुप्रीमो है बहन जी, उन्होंने भी साफ साफ और स्पष्ट कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आगे कोई परिवर्तन हो जाए वो देखने वाली बात होगी। अब आपने जो सवाल किया है कि बसपा सुप्रीमो आखिर अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहते, देखिए गठबंधन के दौर में जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी तमाम स्टेट में छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन कर रही है, ऐसे में बसपा सुप्रीमो का बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना किसी को भी हैरान करेगा। मीडिया के हलकों में इसे लेके कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि बोले शायद कोई दबाव है जिसके चलते ऐसा हो रहा है, क्योंकि बसपा 2014 में अकेले लड़ी थी तो उसका खाता नहीं खुला था लोकसभा। और जब विधानसभा में 2017 का चुनाव हुआ तो उसमें भी उसका प्रदर्शन ठीक ठाक तो रहा था, लेकिन वैसा नहीं रहा था कि जो जिसके लिए बसपा जानी जाती है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, उसमें बसपा को 10 सीट मिली। उसमें से जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ सांसद इधर उधर हुए, हालांकि उसमें शायद 8 बचे थे, कुछ पहले भी इधर उधर हुए थे। मतलब ये है कि वो सांसद अब चुनाव के हिसाब से अपने आगे की पारी किधर खेल वो देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा देख रहे हैं, अभी तो कुछ के नाम आए, कुछ की कयासबाजी चल रही। देखिए राजनीति बहुत निर्मम चीज है। मायावती जी ऐसा क्यों कर रही हैं, उनका आकलन क्या है तो वही जानती होंगी, लेकिन ये क्लियर सी बात है कि वर्तमान गठबंधन के दौर में अकेले चलना कम से कम बसपा के लिए ठीक नहीं है। बसपा का ग्राफ 2007 के बाद नीचे गया है। क्या इसका एक बहुत आगे कोई बड़ा कारण बात। ये हो सकता है यादव जी की, जैसे कि आपने भी अभी परोक्ष रूप से जिक्र किया इस बात का कि मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि उन पर दबाव है। तो क्या ये दबाव गिरफ्तारी को लेकर है, और उसी डर से उनको लगता है कि अगर मैं खुल के सामने आ गई तो हो सकता है सीबीआई ईडी के उन पर भी छापे पड़े आए, उनको भी उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाए? या फिर दूसरा कारण जो हमेशा हमने देखा भी है चुनाव में, कि अगर गठबंधन भी होता है बीएसपी एसपी के बीच में, तो दलित वोट तो चला जाता है उधर, लेकिन जो यादव वोट है वो दलितों की तरफ, जो उनके उम्मीदवार है बीएसपी के, उधर शिफ्ट नहीं होता। तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि वो एकला चलो की नीति पर अमल कर रही हैं? देखिए राजनीति में दबाव सपा बसपा पे शुरू से रहे हैं।
90 के बाद से रहे हैं। मतलब कांग्रेस जब सत्ता में थी तो भी कांग्रेस ने एसपी बीएसपी पे, नेताओं पे, मतलब पार्टी पे नहीं लेकिन नेताओं पे आय से अधिक संपत्ति के मामले या तमाम तरह के जो मामले होते हैं उस पे सीबीआई के माध्यम से परेशान करने की कोशिश की गई। तो जो भी सेंटर में पार्टियां होती हैं वो छोटे दलों को अपनी तरफ करने के लिए या फिर अपने लिए परोक्ष लाभ देखने के लिए ऐसा करती तो रही है। मतलब ये आरोप लगाते रहे, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी, समय समय पर राष्ट्रीय दलों के इनके नेताओं ने आरोप लगाया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी मामले में बसपा सुप्रीमो को या उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को या उनके रिश्तेदारों को घेरने की कोशिश उनके विरोधी करते भी हैं तो ऐसे डर से बाहर निकलने की जरूरत है। मायावती जी कोई मामूली नेता नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि मायावती को जेल में डाल दे। तो फिर क्या वजह है? अगर ऐसी बात है, आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी वो नेता है। इसलिए देखिए, कोई भी नेता, देखिए, कोई भी देखिए नेता वो बड़ा तभी होता है जब उसका एक जनाधार होता है। मायावती जी का जनाधार था। उनको एक पूरी की पूरी जो ये दलित राजनीति, उनको एक विरासत में मिली, जो काशीराम उनको देखे गए, उसको लेके आज वो बड़ी। और एक, आप कह सकते हैं कि कम से कम दक्षिण की अगर मैं बात ना करूं तो उत्तर भारत में वो जो कुछ कद्दावर नेता है उनमें उनकी गिनती होती है। लेकिन अगर इस तरह की उनकी राजनीति चलेगी कि मैं तो अकेले ही जाऊंगी, और अगर वो इलेक्शन में बुरी तरह से डेसिमेट हो जाते हैं, बिल्कुल बुरी तरह से परास्त हो जाती हैं, तो ऐसे में जो उनके जो समर्थक हैं, उनका जो जनाधार है, वो क्या ऐसा नहीं लगता कि खिसकेगा? ये एक बहुत बड़ा खतरा मोल नहीं दे रही है वो अपने, अपनी जो राजनीति उनकी है, जो राजनीतिक भविष्य है उनका, उसको लेके क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही? देखिए फिरोज जी, वो ऐसा क्यों कर रही है वो तो बेहतर है कि वही जानती होंगी। हम दबाव पे नहीं जाते हैं कि पॉलिटिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी एजेंसियां क्या दबाव कर रही हैं। लेकिन इतनी तो तय बात है कि अगर मायावती को कुछ भी परेशान किया गया या मान लीजिए उनको ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुला दिया, तो जो बसपा का वोट बैंक है ना, जिसे मूल वोट बैंक बसपा का कहा जाता है, जिसमें चाहे जाटो हो प्लस जो दलित अन्य कास्ट आते हैं, उसको ऑटोमेटिकली बड़ा संदेश जाएगा कि पहले ये हमारा उत्पीड़न कर रहे थे लेकिन बहन जी शक्तिशाली हो गई, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए हैं। और ये उस कैटेगरी में आ भी सकता है। मायावती को अगर किसी बहाने, कानून के बहाने चुप कराने का को प्रयास किया जा रहा है राजनीति में, तो वो एक तरह का चीज तो है ही। आप, लेकिन मायावती कमजोर नेता नहीं, तो उनके लिए ऐसी बात हम नहीं कह सकते। मायावती एक सशक्त, एक बड़ी पार्टी का जिसका अपना जनाधार, उसकी नेता है। तो वो दबाव में आ जाए तो ये उनकी गलती है। आप फ्रंट पे आइए, अपने लोगों के लिए लड़िए। अभी आपको एक घटना बता रहा हूँ। रामपुर में एक पार्क पे अंबेडकर जी से संबंधित एक झंडा या पोस्टर लग गया। उसको लेके वहां पे बवाल हो गया, पुलिस भी आ गई और जमीन का विवाद था उसमें कुछ। एक तरफ गंगवार समाज था, दूसरी तरफ जाटो समाज था, और उसमें गोली से एक 17 साल के दलित की मौत हो गई। सोमेश नाम था, जिसे मीडिया ने कवर भी किया है। और बाद में आनंद फानन में सबको लेके पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान बसपा ने क्या किया? बसपा ने सोशल मीडिया पे वो खबर शेयर की, आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल से शेयर हुई थी, उसकी निंदा की गई, पुलिस पे सवाल उठाए गए। लेकिन देखिए, एक युवा दलित नेता ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद, वो उस जगह जाने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उनको संभल में रोका। उन्होंने वहां कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा, मेरे अपने लोगों को परेशान किया जा रहा है और मैं वहां पे जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। परिणाम क्या हुआ, जब मैं ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ तो उन्होंने उससे संबंधित कई और पोस्ट शेयर किए हैं, उस घटना से रिलेटेड पोस्ट शेयर किए हैं। और वहां पे 2-2 लाख, 3-3 लाख रीच है, और लोगों ने अपने कमेंट किए हैं। तो
इस तरह की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बसपा को दिखानी होगी, नहीं तो ये जो नए लड़के आ रहे हैं ये जगह बना लेंगे। जो आपका मतदाता है वो इस बात का इंतजार थोड़ी करेगा कि आप चुपचाप हैं तो हम भी चुपचाप रहेंगे। मतदाता खोजता है जगह। और जो बसपा आज आप देख रहे हैं वो बसपा वो नहीं है जिसके लिए काशीराम साहब ने आंदोलन शुरू किया था और कहा था कि जब तक जाति रहेगी तो समाज में भेदभाव रहेगा और मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। वो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और उस आंदोलन को अगर कोई सोचे कि कमजोर हो जाए और जनता चुपचाप देखेगी, नहीं, जनता विकल्प खोजती है। और इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे कोई संभावना नहीं है कि बसपा किसी के साथ नहीं जाएगी। हो सकता है कि भारी दबाव के बीच में कुछ गठबंधन हो जाए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, 4 दिन हुआ, जो भी है, उनके पास सीबीआई से पूछताछ के लिए एक सम्मन आ गया, भले गवाह के रूप में आया। एक गवाही, एक केस की सुनवाई चल रही है, उसमें गवाह के रूप में आप आ जाइए। तो ये सब दबाव राजनीति में आते रहते हैं और इसका बड़े नेताओं को सामना करना भी आना चाहिए। लेकिन आपका इसमें ऐसा एक नहीं बात, लगता कि अब बहुत देर होती जा रही है? जैसा आपने बताया कि पूरी तरह से इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कल को जब चुनाव की तारीखें घोषित होंगी तो हो सकता है कि आ, मायावती या उनकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी किसी न किसी के साथ जुड़ जाए। और एक बार एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बड़ी हास्यास्पद भी लगती है कि अगर आपको मालूम याद हो तो शायद पिछले या पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने 100 मुसलमानों को टिकट दिया। अब बताइए कौन सी पार्टी है तो जो 100 मुसलमानों को टिकट दी? इससे साफ जाहिर था कि वो वोट काटने के लिए वहां पर आ रही। कहां से जिता देंगे आप 100 मुसलमानों को यूपी में? किधर से जिता देंगे? तो आप ऐसी जगह में खड़ा इस कर बात रहे को हैं। जी। इस बात को समझने इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करता हूँ। 1989 से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पे बात करते हैं कि बीएसपी 1989 में 1-2% वोट पाती थी। 1991 में थोड़ा सा उससे डिप गई थी। बट उसके बाद का जो टाइम था, जो 93 से टाइम शुरू हुआ है, एसपी बीएसपी के गठबंधन से जो चीज शुरू हुई, और 2007 तक बीएसपी आगे बढ़ती गई। 2007 का जो टाइम था जब मायावती जी ने चौथी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, वो बीएसपी का गोल्डन टाइम था। 206 सीटें उस वक्त बीएसपी जीती थी। और बीएसपी का वोट परसेंटेज जो था वो बहुत जबरदस्त था। 30% के आसपास बीएसपी का वोट था, संभवतः, जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन उसके बाद 2007 के बाद जब मायावती जी का शासन काल आया 5 साल, तो उसके बाद 2012 का जो चुनाव होता है, फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती, उसमें भी बीएसपी 80 सीट जीती थी। मतलब बीएसपी कमजोर हुई थी, लेकिन ऐसा कमजोर नहीं हुई थी कि वो इलेक्शन से एकदम गायब सी हो। लेकिन उसके बाद से वो टाइम, वोट परसेंटेज घटता गया है और वो घट के 13.5 पे आ गया है। आज की डेट में बसपा का जो वोट प्रतिशत है विधानसभा में, चुनाव में, वो 1% वोट उसको, अरे 1% बोल रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली है और 13.5 जो है वो वोट मिला है। और बीएसपी के गिरने का, वोट कम होने का सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है? एक स्टडी मैं पढ़ रहा था, तो उस स्टडी में था कि जो विधानसभा चुनाव 17 और 22 की एनालिसिस थी उसमें, वो रिपोर्ट कहती है कि सबसे अधिक फायदा SC/SC सीटों पे बीजेपी को होगा। 2017 में 84 सीट बीजेपी के हिस्से आई और 2022 में 63 सीट, जो दलित सीट थी, जो रिजर्व सीट थी, वो बीएसपी के पास आई, अरे बीजेपी के पास आई।
और जो जाटो और नॉन जाटो वोट है उसमें भी वोट परसेंटेज कम हुआ है। बीएसपी का जो मूल वोटर रहा है वो जाटो रहा है और नॉन जाटो रहा है। तो नॉन जाटो का जो बड़ा हिस्सा है जिसमें दूसरी कास्ट आई दलितों की, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई, और जो जाटव है वो भी धीरे धीरे कम हुआ। मतलब जाटव फिर भी मायावती जी के साथ है, लेकिन उसमें भी एक डिवीजन आया, और नॉन जाटव का 50% हिस्सा बीजेपी के पास चला गया और कुछ एसपी के पास चला गया। और जो बीएसपी के बड़े लीडर थे जैसे राम अचल राजभर जैसे जो बीएसपी के बड़े लीडर हैं, उनके जाने के बाद ये चीजें और कम हुई। बीएसपी के जो बहुत अच्छे नेता थे वो या तो समाजवादी पार्टी में चले गए, या फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा या अपना दल बना लिया, इस तरह से। तो ये बड़े नेताओं के जाने से भी बीएसपी का आधार कमजोर हुआ है। तो ऐसे अब में देखिए, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि दलितों का भी कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ चले जाता, ओबीसी का भी चला जाता है वहां पर। और ऐसे में अगर बीएसपी या मायावती बहन जी ये तय करती हैं कि मैं तो अकेले ही लड़ूंगी, तो सिर्फ दलितों के वोट पर वो कैसे सीटें जीतेंगी, किस तरह से जीतेंगी? एक तरफ एसपी है, यादव उनका बहुत बड़ा एक वोट बैंक है उनके पास, उन्होंने उनका तालमेल हो गया है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस के साथ, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जा रहे हैं बुरी तरह से। तो ऐसे में मायावती ऐसे कौन सी उनकी ऐसी रणनीति है जिसके तहत उन्होंने ये तय किया कि नहीं हम तो अकेले ही लड़ेंगे, ये भी जानते हुए कि उनकी पार्टी में बगावत हो रही है। सुनने में आया है कि 10-10 जो उनके सांसद है अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, कुछ छोड़ के जा चुके हैं। गाजीपुर से आपके अफजाल अंसारी को एसपी ने टिकट दे दिया है। उसी तरह से रितेश पांडे जो है अम्बेडकर नगर से, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरोह से दानिश अली, वैसे तो पार्टी से बीएसपी से वैसे निकाल दिया है, लेकिन उनकी भी खबरें आ रही हैं कि अमरोहा से शायद कांग्रेस उनको वहां से खड़ा करे। और वहीं जौनपुर से जो बीएसपी एमपी है श्याम सिंह यादव, उनके बारे में भी प्रयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में जब इनकी रैली हुई थी अ, राहुल गांधी की, तो उसमें वो नजर आए थे, उसमें वो शामिल हुए। तो इन सब पूरे परिदृश्य को देखते हुए ये कैसे, मतलब इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकता है, क्या नहीं गणित है? देखिए, मैं मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ कितनी सीट आप जीत सकते हो अकेले लड़के या हार सकते हो, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। आपका मतदाता क्या देखना चाहता है, मतलब बीएसपी का जो वोटर रहा है 22-23%, वो क्या सोचता है? वो अपनी पार्टी को, अपने नेता को लड़ते हुए देखना चाहता है, और जबरदस्त तरीके से देखना चाहता है। वो अपने नेता में कमजोर छवि नहीं देखना चाहता। अगर जो आदमी, जो मतदाता बीएसपी का वोटर रहा है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप चुनाव हार रहे हो कि जीत रहे हो। वो ये देखना चाहता है कि मेरा नेता जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहा है कि नहीं, तब तो वो खड़ा होगा ना उसके साथ। लेकिन हमने मायावती को कहाँ देखा? बसपा, हमने मायावती को देखा नहीं। पिछले इलेक्शन में भी आप देखें, मुश्किल से 2-3 उन्होंने रैलियां, क्योंकि पूरे सीन से ही गायब थी। अगर आप यही बात कह रहे हैं कि उनका जो, उनके जो समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, वो अपने नेता को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मायावती तो कहीं लड़ती हुई एक नजर आ ही डाटा, नहीं रही। एक इंटरेस्टिंग डाटा देखिए आप। 2007 का इलेक्शन, बीएसपी सत्ता में आई 206 सीट, उसमें बीएसपी को जो सबसे ज्यादा वोट मिला था वो फॉरवर्ड का मिला था। 46% वोट ऐसा था जो, मतलब बीएसपी के वोटों की बात कर रहा हूँ, बीएसपी को जितने वोट मिले, मान लीजिए कि बीएसपी को 100 वोट मिले, तो उस 100 वोट में 46 वोट सामान्य का था, और शेष वोट जो था वो दलित और अदर कास्ट का था, ओबीसी और वो। अब वो सामान्य गोलबंदी हुई थी ना, लेकिन वो आज के डेट में नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो पूरा वोट बैंक था जो मायावती अपने पास लाई थी, वो चला गया बीजेपी के पास। जब बीजेपी मजबूत हुई, जब बीजेपी कमजोर हुई थी, तो वो मतदाता जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को वोट करता था, वो बसपा के पास आ गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी मजबूत हुई, तो वो जो सामान्य मतदाता था वो बीजेपी के पास चला गया। प्लस बीजेपी ने क्या किया कि बसपा के जो दलित सीट थी
वहां पे अपनी लाभार्थी योजनाओं के जरिए वोटर को अपनी तरफ किया। दूसरा, मायावती के चुनाव नहीं लड़ने से या कमजोर तरीके से लड़ने से, मतलब नहीं क्या, चुनाव तो खड़ी हुई, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक 100 खड़े कर दिए, तो ये तो मतलब रणनीतिक गलती है ना। तो इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम ये होते हैं कि आपकी पार्टी कमजोर होती है। मतलब बीएसपी मूवमेंट को अगर आप देखें राजनीतिक रूप से, तो 2007 से पहले की बीएसपी और 2007 के बाद की बीएसपी को डिवाइड करना पड़ेगा। 2007 तक जो बीएसपी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी अपनी एक हनक थी, और जो समाज में बदलाव का वाहक भी बन रही थी। कम से कम ऐसे लोगों के लिए वो एक बड़ा संदेश था कि आपका कोई है, मतलब जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको शोषित किसी ने शोषण किया है, उनकी एक आवाज बसपा थी, बसपा है। उस टाइम उनको ये महसूस हुआ था। लेकिन उस दलित आंदोलन को कमजोर पड़ने का नुकसान उस गरीब समुदाय को हो रहा है, और इस बात को मायावती जी को समझना होगा। आपको खड़ा होना होगा। जो सोमेश मारा गया है कोई मामूली घटना है क्या? एक 17 साल का युवा लड़का, किस लिए मार दिया गया? भले वो चाहे वो, मतलब पुलिस कह रही कि हमारी गोली से नहीं मरा है, तो भैया आपकी गोली से नहीं मरा तो किसकी गोली से मरा, ये तो बताओ। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। कि अगर पुलिस कह रही कि हमसे गोली नहीं चली है, तो उस भीड़ में ऐसा कौन था जिसने गोली चलाई? ये जी पकड़ना भी तो पुलिस का काम है ना। राजेश जी, हमारा ये तो समय सवाल अब समाप्त होने जा रहा है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं। आपसे मैं चाहूंगा इस पूरे पर, कि आप देखिए, आप दबाव दबाव तो कुछ है मायावती ही। के इस डिसीजन से क्या सहमत हैं कि हमें अकेले ही जाना है? मेरे हिसाब से एक उचित फैसला नहीं है। अगर बीएसपी ऐसा करती है तो इसका लाभ बीजेपी को होगा और एसपी को भी कुछ होगा, लेकिन अ, इसका अधिक लाभ उठाने जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, अगर वो गठबंधन का पार्ट बनते हैं। ये बीएसपी के लिए, बीएसपी को अगर भविष्य की राजनीति करनी है सही तरीके से, और अपने वर्तमान 2007 के दौर में वापस आना है, तो आप अकेले भले लड़िए, लेकिन इलेक्शन तगड़ा लड़िए। या तो आप गठबंधन का पार्ट हो जाइए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप नहीं होते किसी कारणवश, तो आप अपना इलेक्शन तो तगड़ा लड़िए ना। आपको समाज में जाने से थोड़ी कोई पार्टी रोक रही है, किसी भी प्रकार का दबाव हो। आपको रामपुर में जाके वो सोमेश के परिवार के साथ खड़ा होने में कोई पार्टी थोड़ी रोकेगी। हम कह रहे हैं, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसी कारणवश नहीं भी जा पाती है, अपने स्वास्थ्य के कारण या अपनी बढ़ती उम्र का, तो वहां बसपा का जो लीडरशिप, यंग लीडरशिप, आकाश आनंद जाए वहां पे, दूसरे लोग जाए वहां पे। क्या आपको आपको खड़ा तो लगता होना है पड़ेगा कि ना। मायावती अब एक चुकी हुई नेता हो गई हैं? एक छोटा सा जवाब, नहीं उसके नहीं, बाद हम मायावती समाप्त कर रहे हैं। मायावती चुकी हुई राजनेता नहीं है। मायावती बहुत सुलझी हुई और आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत दमदार नेता है। बस उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती। मायावती के पास एक ऐसी ताकत है कि अगर वो अपने मतदाताओं से रूबरू हो जाए और एक आवाज लगाए, तो वो जो मतदाता बेचारा सोया हुआ है या इधर उधर भटका हुआ है, वो आपके साथ आके खड़ा हो जाए। तो ये तो शक्ति अभिमान इस्तेमाल करने जरूरी से है। उनको, वो कौन सी चीज है जो उनको ये शक्ति का इस्तेमाल करने से रोक रही वो कौन सी चीज है जो शक्ति करने के इस्तेमाल से रोकेगी? डर, सेंट्रल एजेंसियों का डर। है? अखिलेश ठीक है, आप यादव हमारा को। हमारे साथ जुड़े राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे यूपी के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर रोशनी डाली। बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाए कि मायावती की क्या राजनीति है, एसपी के क्या है, कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है। इस समय बताएगा, एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए, जैसे आपने कहा है कि अभी भी पूरी तरह से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी या मायावती आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव में किसी के साथ हाथ ना मिलाए। इस तरह की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल को किसी के साथ कुछ गठबंधन हो जाए या एक समझ सी पैदा हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।